हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुदीप मिश्रा। मेडिकोनिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सर के साथ बैठे हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो लास्ट टाइम वीडियो हमारे साथ बनाए थे, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ सर का स्वागत करते हैं। सर वेलकम। थैंक यू। है यूथ के अंदर एक स्ट्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि हम लोग के एज में, अगर देखा जाए कि 18 टू 35 टू 40 की एज में, तो इस जो ये एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है। लोग कहते हैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या कोई इफेक्ट कोविड-19 से भी रिलेटेड है, कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड भी हो सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो कोविड-19 से रिलेटेड है, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन में जब आदमी इंडोर्स है तो उसके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने अंदर डाई लगाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखा जाए तो ये जनरेशन जिसकी आप बात कर रहे हो 18 से 30-35 की, ये इज द मोस्ट कंफर्टेबल जनरेशन एवर। अगर मान लीजिए जो सेल फोन है ये 50 साल पहले किसी के पास होता तो लोग उसको गॉड कहते या कहते जादूगर कहते। इतनी फैसिलिटीज है, इतनी फैसिलिटीज 50-60 साल पहले किंग और क्वींस को भी नहीं थी जो आजकल फैसिलिटीज है। इतनी ज्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है, आउटर वर्ल्ड में इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि जो है ये अनइमेजिनेबल थी 50-100 years में। दिस जनरेशन विच यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ 18 to 35 is the most comfortable generation ever as far as the luxuries facilities are concerned, but we cannot say that this is the most happy generation ever, which logically should have been। अगर ये देखा जाए जितनी एक्सटर्नल प्रोग्रेस है, जितनी बाहर प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने साइंस ने, और जितनी फैसिलिटीज अब प्रोवाइडेड है, इसके हिसाब से तो ये सबसे हैप्पी जनरेशन होनी चाहिए थी, जबकि हो रहा है बिल्कुल उल्टा। तो क्या सर ये एक प्रॉब्लम है या एक सॉल्यूशन है कि एक लग्जरियस लाइफ मिल रही है और हमारे पास सब चीजें फैसिलिटी है, इसके वजह से भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे सेल फोन है, हम लोग पूरा दिन सेल फोन पे कनेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी के साथ, और ये सब चीजें होती हैं, हम बहुत सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक कनेक्ट हो सकता है हमारे स्ट्रेस और ये सब चीजों से रिलेटेड। देखिए, ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आप शुरू से जाएं, अगर आप देखें तो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जब पहला अपना एनलाइटनमेंट के बाद जो पहला भाषण दिया था उसमें कुल 6 लोग थे। अप्रोच इतनी मुश्किल थी। शिवा के कुल 60 डिसाइपल्स से पहले, जिनको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, तब कम्युनिकेशन इतना डिफिकल्ट था। आज आप इंटरनेट पे बैठ के अपना विचार, जो भी आपके विचार हैं, वो आप पूरी दुनिया में बैठे बैठे पहुंचा सकते हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आदमी जो है अपने पॉजिटिव विचार पहुंचाना चाहे तो ये इंटरनेट स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। अगर लेकिन जगह आप वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा जाते हो तो नेचुरली कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो क्या विल पावर भी एक कनेक्ट करता है आपके दिमाग से? और विल पावर और इसमें क्या मतलब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये विल पावर है कि क्या है? हम कैसे इसको देखिए, आपका जो दिमाग है वो क्या है बेसिकली, आप पहले ये समझिए कि दिमाग है क्या। दिमाग को फीड करने वाली हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, दिमाग उन्हीं से हर चीज को रिसीव करता है। आपकी आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, फिर स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, इन्हीं से जो है पूरी उसकी जानकारी मिलती है। और ये जानकारी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आप कितना भी विल पावर बढ़ाना चाहो, जब तक आप और भी लाइफ की डायमेंशंस हैं जो कि इन 5 सेंसेस के अलावा आप गेन कर सकते हो, जब तक आप उनके आपकी पहुंच नहीं होगी, और वो पहुंच आपकी हो सकती है सिर्फ मेडिटेशन से। जब आप ये समझ पाओगे कि आप बॉडी और माइंड के अलावा भी कुछ हो, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी क्या है, हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी और माइंड से, सिर्फ बॉडी और माइंड से, और माइंड का
स्वभाव ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना और उसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्रिएट करेगा, उसको सॉल्व करेगा, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए वो रह नहीं सकता। स्ट्रेस भी ब्रेन ही लेता है और सॉल्व भी उसको करता है, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको देता है। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आप इस बॉडी और माइंड के अलावा कुछ और हो, जिसको हमारे लिटरेचर में कहा कि आप साक्षी हो या दृष्टा हो इसके, जब तक आपको इसका रियलाइजेशन नहीं होगा, माइंड आपको ट्रबल करता ही रहेगा। आप कितना भी, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ये रियलाइज हो कि आप कुछ बॉडी माइंड के अलावा भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ और हो, कुछ अलग एक्टिविटी करो जिससे माइंड को डाइवर्ट कर सकें और सारी चीजें अपने बॉडी को कंट्रोल में करें। आप अपने, जब तक आप अपने माइंड के साक्षी नहीं बनोगे, जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे कि माइंड की जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी है, जितनी थॉट्स आती हैं आप उनको ठीक से ऑब्जर्व करो कैसे बनती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि थॉट्स आपकी परमिशन से आती हैं तो आप बड़ी गलतफहमी में हो। आप यहाँ बैठे हो, थॉट आपको कभी बचपन की आ जाएगी, बचपन की थॉट आ गई तो आप किसी फ्रेंड की थॉट आ जाएगी, किसी फ्रेंड की थॉट आ गई तो उसकी फैमिली की थॉट आ जाएगी, फिर उसके पेरेंट्स की थॉट आ गई, फिर कोई इंसिडेंट आ गया। क्या ये थॉट आपके पूछ के आ रही हैं? 90% of the thoughts which are coming to the mind are repetitive and are without your permission. आपकी परमिशन के बिना आती हैं, और ये जो रिपीटेटिव थॉट्स आती हैं ये आपको प्रॉब्लम देती हैं। अच्छा, और जो समस्या चल रही होगी उसकी थॉट ज्यादा आएंगी, और थॉट एक बार आ जाए तो भी ठीक, बार बार सेम थॉट आती है वो आपको कंफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। सर इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो सुनने में आती हैं कि एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस को होने की वजह से एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। और मुझे पहले ये जानना है कि एंजाइटी में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, मतलब कैसे पता लगता है कि एंजाइटी है भी कि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरिफाई नहीं हो पाता कि एंजाइटी होता है। स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच की लाइन बड़ी थीन है। स्ट्रेस ही एंजाइटी का रीजन है, बार बार रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से आदमी एंग्शियस हो जाता है। जब तक स्ट्रेस को वो अच्छी तरीके से हैंडल करना नहीं जाएगा, उसका नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस जो है वो एंजाइटी है। एंजाइटी जो है वो दो तरह से होती है, एक तो एंजाइटी न्यूरोसिस होती है जो कि आदमी नर्वस रहता है लेकिन फिर भी समाज में अपना थोड़ा बहुत काम कर लेता है, उतनी एफिशिएंटली ना कर पाए। फिर एंजाइटी एक फॉर्म लेके साइकोटिक फॉर्म ले लेती है जब वो समाज में काम करने के लायक ही नहीं रहता, नींद खत्म हो जाती है, उसको डिप्रेशन होने लगता है, वो जो है उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, वो सोसाइटी समाज के अंदर रहने के लायक नहीं रह जाता। हम एंजाइटी को दो तरह से करते हैं, एक एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं और एंजाइटी साइकोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस माइल्डर फॉर्म है और ज्यादातर आजकल का यूथ एंजाइटी न्यूरोसिस से सफर करता है। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग समाज में रह रहे हैं लेकिन उसको हम हेल्दी लिविंग नहीं कहेंगे। देखिए पैदा होना आपके हाथ में था नहीं, मरना आपके हाथ में नहीं, बीच का पीरियड बिल्कुल 100% आप कैसे जीना चाहते हो आपके हाथ पे। आप जो है एंग्शियस होकर रहना चाहते हो, स्ट्रेस्ड आउट रह के जीना चाहते हो, या लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहते हो। अगर लाइफ को आप फुली एंजॉय करना चाहते हो तो एक लाइफ की डायमेंशन आपको जरूर एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि आप बॉडी और माइंड के अलावा भी कुछ हो। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को जो एक एनिमल किंगडम में नहीं है, हमारे अंदर एक पावर है पास्ट में जाने की, थिंकिंग की पावर, और एक पावर जो एनिमल्स में नहीं है, इमेजिनेशन की पावर। ये दोनों पावर्स, एक पास्ट में जाने की पावर जो एक बहुत बड़ा एक हमें वरदान है कि हम पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं, बचपन तक के पास्ट में जा सकते हैं और इमेजिन करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और ये जो पास्ट है और ये फ्यूचर का जो इमेजिनेशन है, यही हमारे अगेंस्ट आ रहा है, यही हमें स्ट्रेस दे रहा है। इसका एक ही तरीका है कि ये मूवमेंट प्रेजेंट में रहना सीखो, सिर्फ प्रेजेंट में, क्योंकि अगर फ्यूचर आने वाला है वो भी प्रेजेंट की तरह आएगा। वो पास्ट में ज्यादा जीने का मतलब है आप जो है डेड बॉडी को अपने शोल्डर पे लेके चल रहे हो, बहुत देर तक नहीं चलोगे। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, लेट पास्ट बी पास्ट। सिर्फ नाउ के अलावा और कोई मूवमेंट है
जितनी मैंने आपको अभी तक बात कही सब पास्ट हो गया, सब बेकार हो गया, और अभी जो कहूंगा ये भी सब पास्ट हो जाएगा। सिर्फ आप जी सकते हो नाव में ही जी सकते हो। अगर फ्यूचर आपका आएगा, अगर आप नाव को अच्छे तरीके से जीते हो, वही एक मूवमेंट है जिसको आप जी सकते हो। फ्यूचर की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो उसका प्रेजेंट में ही होगा ना। अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, जैसे हमारे गीता में कहा है अच्छे तरीके से कि आप अपना कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता ही आदमी को स्ट्रेस दे रही है कि पता नहीं क्या होगा। भाई आप अपना काम करते चले जाओ, जो होगा सब अच्छा होगा, प्रेजेंट को एंजॉय करते चले जाओ। यही एक जीने का तरीका, इसके अलावा जीने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो सर स्लीपिंग टाइम में भी हमारा माइंड एक्टिव होता है, टॉप डाउन हो गया है? देखिए ऐसा है कि जब आप सोते हो तो स्लीप दो तरह की है। एक तो वही दिन भर के जो आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, या जो आपके कुछ इमेजिनेशन है, वो सपनों में चलना शुरू हो जाता है। ज्यादातर नींद का पीरियड जो है वो सपनों में चलता है। सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड होता है, जैसे 1 घंटे में करीबन 10 मिनट का पीरियड, जिसमें आप कह सकते हो आप डीप स्लीप में हो। वही एक पीरियड है जो आपको फ्रेश करके चला जाता है। वही 10 मिनट का जो पीरियड है, जब आप सुबह उठते हो कहते हो आज तो ऐसी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप इसको भी बड़े ध्यान से सोचो कि जब आप कहते हो कि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ कौन सी दुनिया में पड़ा हूं, कोई तो ऐसा है कि जो देख रहा है, वो बता रहा है कि आप ऐसी गहरी नींद में थे, वो आप हो। मींस माइंड फिर भी एक्टिव है? नहीं, एक और चीज है जो हर चीज का दृष्टा है, जो आपके माइंड और बॉडी का भी देखने वाला है, वही आप हो। आप उसको सोल का नाम दे दो, आप उसको ट्रू सेल्फ का नाम दे दो, उसको आपको रियल माइंड कह लो, या जो भी आप उसको नाम देना चाहो, लेकिन वो एक है जो आपके हर चीज को देखता है। तो जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप जो है ये अपनी बॉडी और माइंड से एक अलग चीज हो, तब तक आपका माइंड से छुटकारा नहीं हो सकता। और ये काम बहुत मुश्किल है, माइंड से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। माइंड से छुटकारा, जैसे अर्जुन ने कहा है बैटल फील्ड में कृष्ण को कि सामने से जो तूफान आ रहा है, इसको तो मैं तीरों से रोक सकता हूँ, लेकिन अपने माइंड को मैं नहीं रोक सकता। माइंड में जो ख्याल आ रहे हैं, इसको मैं नहीं रोक सकता। ये जो सामने से तूफान आ रहा है, इसको तो मैं अपने तीरों से रोक दूंगा। तो माइंड को रोकना इनिशियली बड़ा मुश्किल काम है। यही हो सकता है कि आप माइंड के में जो थॉट्स आ रही हैं उसको इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करो? ऐसे देखो कि जैसे आपको इन थॉट से कुछ लेना देना है ही नहीं। सड़क के किनारे आप बैठ के ट्रैफिक को देखते हो आते जाते, क्योंकि थॉट्स आपके पूछ के नहीं आती। आप थॉट्स को ऐसे देखो कि जैसे सड़क पे ट्रैफिक जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इससे आपको क्या लेना देना। कभी आपने ट्रैफिक को देखा बहुत दूर ऊपर से चढ़ के, कितना मजा आता है। अगर सड़क के किनारे बैठ के आप ट्रैफिक को देखोगे तो कुछ डिस्टरबेंस होगा, पू पा चीचा होगा वहां पे। लेकिन अगर आप बहुत हाइट से ट्रैफिक को देखो, बहुत ऊंचाई से जाकर ट्रैफिक को देखो, तो आपको कितना ट्रैफिक को देखने में कितना मजा आता है लाइट्स देखने के लिए। इसलिए आप अपना माइंड और बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पैदा कर लो और उसको ऐसे देखो कि जैसे इन थॉट्स का कुछ आपका कुछ लेना देना नहीं। थॉट्स की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि एक थॉट आई तो उससे जुड़ती हुई दूसरी थॉट आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बचपन की थॉट आई तो उसके फ्रेंड की थॉट आ गई, उसकी फैमिली की थॉट आ गई, उसके साथ कोई इंसिडेंस हुआ उसकी थॉट आ गई। तो ये थॉट्स जुड़ती। जब आपको लगे कि ये थॉट्स जो है आपस में जुड़ती चली जा रही हैं, तो आप उसको ब्रेक कर दो। तो सर हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस टाइम के साथ चेंज होता रहता है और एक नया स्ट्रेस देता है। आदमी का दिमाग खाली नहीं रह सकता, ये बात पक्का है। अगर मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज ठीक चल रही है, तो वो सड़क से प्रॉब्लम ले आएगा। पहले दिमाग की प्रॉपर्टी है कि पहले प्रॉब्लम लाएगा, आधा ब्रेन प्रॉब्लम लाएगा और आधा ब्रेन उसको सॉल्व करेगा। तो आदमी तब तक जिंदा है जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा और अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करेगा अच्छे तरीके से, माइंड को, तब तक जो है ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की सॉल्व होने वाली नहीं। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी खुशी, कभी गम,
सर एक हमारे व्यूअर्स हैं, उनका क्वेश्चन था कि मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, वरदान है, और वो पूछ रहे थे कि क्या गर्लफ्रेंड और ऐसे रिलेशनशिप से भी स्ट्रेस होता है क्या? क्या ह्यूमन एक दूसरे को भी स्ट्रेस दे सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें रिलेशनशिप में होता है कि स्ट्रेस आता है बॉडी के अंदर? चलिए देखिए, ऐसा है, जब गर्लफ्रेंड की बात हुई तो मैं बताऊं कि रिलेशनशिप, हम लोगों ने एक बॉडीली रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा मेंटल मीनिंग दे दिया है। ये फिजिकल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी सृष्टि खत्म हो जाए, है ना। पूरी सृष्टि इसीलिए चल रही है कि फिजिकल रिलेशनशिप हुए, और फिजिकल रिलेशनशिप जिस तरीके के, जिसको हम लव कहते हैं कि लव है, वो आपको ट्रबल दे ही देगा, क्योंकि वो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। शुरू में तो जो है दोनों एक दूसरे अपनी एक्सपेक्टेशंस को दबा लेते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कर लेते हैं, और अच्छा दूसरे का दिखता है। कुछ दिन के बाद दूसरे की जो ऐब है, जो हर आदमी में होता है या हर लड़की में या औरत में होता है, वो दिखने लग जाते हैं। जब वो दिखने लग जाते हैं तो क्लैश, दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं, दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्लैश शुरू हो जाता है। तो लव दो तरह से होता है, एक तो कंडीशनल लव हुआ, ये कंडीशनल लव हुआ है कि भाई तू मुझे ये दे, मैं तुम्हें वो दूंगा। सर इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, लव और अटैचमेंट में क्या डिफरेंस आता है? मतलब अगर उसको हम रिलेट करें ह्यूमन साइकोलॉजी से। लव की वजह से अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट हमेशा सेल्फिश होता है। सिर्फ एक तरीका का लव होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसका मेन पर्पस होता है कि भाई तू खुश तो मैं खुश। अगर इस तरीके का लव है तो हम उसको लव कहेंगे। उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, जिसमें यही होता है कि तेरी खुशी मेरी खुशी। अगर इस तरह का लव है तो वही लव एक सस्टेन करता है। बाकी ये जो दुनिया का जो लव, जिसको आप लव कहते रहते हो, ये दुनिया का लव सस्टेन नहीं करेगा। ये है कि कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, शादी में भी कंप्रोमाइज होता है। अगर आप देखो तो 90% या 80% मैरिजेस जो हैं वो ऐसे हैं कि भाई एक दूसरे का समझौता करके रह रहे हैं, खुश कोई भी नहीं है। दूसरे की बीवी हमेशा अपनी बीवी से अच्छी लगती है। तो ये क्या है कि आपस में उन्होंने समझौता कर दिया, क्योंकि वुमेन के साथ अब तक ये है कि अभी तक ज्यादातर वुमेन के साथ ही अब कुछ चेंज होता जा रहा है कि वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। और लव तभी हो सकता है जब आप ये देखें कि उसकी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों इस एंगल से जीना सीख जाएंगे कि तेरी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरली लव जो बढ़ता चला जाएगा, और एक स्टेज आएगी जब ये अनकंडीशनल लव हो जाएगा, और वही एक ऐसा लव है जो सस्टेन करता है। नहीं तो ये दुनिया का लव तो कभी ना कभी, इसमें शुरू में सब अच्छा लगेगा, कुछ दिन दूसरे जब जैसा कुछ दिन बीतेंगे तब जो है, पहले तो सब अपना जो है सबसे अच्छा फेस ही प्रेजेंट करते हैं, अपनी अच्छी बातें ही बताते हैं, और हर आदमी के अंदर कुछ डार्क साइड होता है, लड़की या औरत के अंदर कुछ डार्क साइड होता है, वो बाद में खुल के आता है। जब वो खुल के सामने आता है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो फिर वही सॉल्यूशन, फिर वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। करेक्ट सर। अच्छा एक चीज और सर, एंजाइटी में और डिप्रेशन में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि एंजाइटी कैन लीड टू डिप्रेशन। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी विड्रॉ कर लेता है अपने आप को। डिप्रेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, खुशी होती है उसमें भी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आदमी खुशी को सस्टेन नहीं कर सकता। खुशी के बाद जैसे पहाड़ में एक चोटी होती है, उसके बाद वैली का आना स्वाभाविक है। इसीलिए बुद्ध एक अवस्था को कहते हैं सम्यक अवस्था, या हमारे यहाँ कहा जाता है आनंद की अवस्था। वो अवस्था जो होती है वो सुख दुख के पार आती है। अगर आप सुख में जीते हो तो दुख आएगा ही आएगा। अब आनंद का एक्चुअल कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं एक्चुअल वर्ड्स में। आप एक्सटेसी कह लो, इसको एक्सटेसी कह लो, आप यूफोरिया कह लो, जो भी आप नाम देना चाहो, लेकिन ये अवस्था जो है
ये सुख दुख के पार है। अगर आप सुख को जैसे मैंने पहले कहा, आप सुख को भी सस्टेन नहीं कर सकते, आप दुख को भी सस्टेन नहीं कर सकते, आप ना एंगर को सस्टेन कर सकते हो, तो ना आप जो है जेलसी को बहुत देर तक सस्टेन कर सकते हो। तो ये सारे चीजें जो है ये चेंजिंग है। हर आदमी जो है, एक बार क्या हुआ कि बुद्ध ने एक अपने डिसाइपल को कहा कि नदी से पानी लेके आओ, तो वो पानी लेने गया और बिना पानी लिए चला आया। बुद्ध ने कहा क्यों आ रहा है? कह रहा है साहब बहुत मिट्टी है उसके अंदर, बहुत मिट्टी है, अभी बैलगाड़ियां निकली हैं और मिट्टी ही मिट्टी है, तो मैं कैसे आपको गंदा पानी ला के दूं? तो चुप हो गए। उन्होंने 10-15 मिनट के बाद दूसरे अपने किसी डिसाइपल को बोला कि तू पानी लेके आ। तो वो पानी लेने गया और साफ पानी लेके आया। तो उसने अपने पहले डिसाइपल को कहा देखो, कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे परमानेंट नहीं, हर चीज बदलती रहती है। जब तुम गए तो पानी गंदा था, अब साफ हो गया। आप एक नदी में एक दोबारा पैर रख ही नहीं सकते उस नदी में। नदी आदमी का भी ऐसा ही है। इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए आप मेरे पास आए किसी रिक्वेस्ट के साथ, मैंने अभी आपको मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो कहते हैं आप निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि कल मैं वो नहीं होऊंगा जो मैं आज था। हो सकता है परसों मेरा मूड ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि आदमी इज नॉट अ क्रिएचर ऑफ लॉजिक। मैन इज मोटिवेटेड बाय प्राइड, प्रेजुडिसेस, मूड अच्छा है खराब है, घमंड है उस वक्त, वो कुछ दिन में हो सकता है कि क्षमाशीलता में बदल जाए, है ना। लेकिन आप करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। अगर आप सेम आदमी से भी काम लगाना है, लेकिन तरीका ये है कि आपका अनुरोध डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप सेम वर्ड यूज करोगे तो उसको वो मेमोरी के साथ जोड़ लेगा आपने कि आपने कल भी इसी तरीके कहा था, तो सीधा मना कर देगा। आपका रिक्वेस्ट करने का तरीका एकदम ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि उसे ये महसूस ही ना हो कि आप वही चीज मांग रहे हो। डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट शब्दों में पिरो के अगर कहोगे तो आप न्यूनतम प्रयास करते चले जाओ, निरंतर जो है नया प्रयास करते चले जाओ, तो आप सक्सीड हो जाओ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस दुनिया में कोई भी मूड भी परमानेंट नहीं है, आदमी भी परमानेंट नहीं है, ना ये अर्थ परमानेंट है, ना ये सिस्टम परमानेंट है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये प्लैनेट्स भी परमानेंट नहीं है, पूरी गैलेक्सी भी कहते हैं कि किसी दिन डिसअपियर हो जाएगी। तो आदमी की मेन समस्या है कि इस इम्परमानेंट वर्ल्ड में परमानेंस को ढूंढता है। डे टू डे लाइफ में ये बड़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि वो मेडिटेशन करना और सारी चीजों को मतलब प्रॉपर तरीके से साइकिल में लेके आना और एक्सरसाइज करना, तो इसके लिए क्या देखिए ऐसा है कि प्रायोरिटीज तो आपको अपने आप डिसाइड करनी पड़ेगी। आप खुद ही देख लो कि कितने अट्रैक्शन है बाहर के। ज्यादातर जो है फोन का अट्रैक्शन में आप पूरा दिन भर फोन में बिता सकते हो, पार्टीज हर तरीके से अट्रैक्शन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब नॉर्मल बंदे के लिए जो इसमें नहीं जा सकता है, उसके लिए तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं कैथारसिस, कि आप कमरा बंद कर लो, कमरा बंद करके लाउड म्यूजिक लगा लो, इतना लाउड म्यूजिक लगा लो ताकि अड़ोसी पड़ोसी को पता ना चले, और आपके मन में जो कुछ भी आता है, गाली आती है, गलोच आता है, हाथ मारो, पैर मारो, दीवार पे मारो, पिलो को लेके उसको मारो, पिलो बीटिंग भी आर्ट है, पिलो को रख लो, उसको जोर जोर से घूसे लात मारो, और मन में जो अड़गल सर्कल जो कुछ आता है वो बोलते चले जाओ। दीवारों को मारो, हाथ पैर मारो, मुक्के मारो, नीचे लेट जाओ, मतलब पूरे पागल हो जाओ, चिल्लाओ, रो, म्यूजिक इसलिए लगा लो कि पड़ोसी ये ना समझे वाकई में पागल हो गया। अगर आप 10 मिनट कैथारसिस कर लोगे तो आपका जो अंदर पेंट अप गुस्सा है वो निकल जाएगा, स्ट्रेस लेवल एकदम से नीचे आ जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट है। कैथारसिस तो हुआ कि आपने हाथ पैर घुसा जो मारना है मारा, और दूसरा अगर आप जबान से, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो फ्रेंच बोलो, अगर मान लीजिए आपको जो भाषा नहीं आती, कोई तमिल नहीं आती तो तमिल बोलो। इसको हम लोग कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश क्या होती है? ये भी कैथारसिस का एक हिस्सा है। लेकिन जिब्रिश एक सूफी संत थे जिनका नाम था जब्बार। वो जब्बार ने साहब ने शुरू किया था। वो चौराहे पे बैठ के अपना अड़गड़ बोलते थे, और जो भी आता था उसको कहते थे कि जो
अड़गल बड़गल बोना शुरू कर दे, उससे जो है अपना पूरा गुस्सा उसका निकल जाता था। तो गुस्सा निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका है जिब्रिश और कैथारसिस, और इसका मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट कैथारसिस और जिब्रिश कर लो रोज, तो आपका जो जितना पेंट अप गुस्सा है या जितना फ्रस्ट्रेशन है सारा का सारा निकल सकता है। एक टेक्निक तो मैंने आपको बता दी कैथारसिस, और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर मान लीजिए आपको कैथारसिस करने के लिए तो आपको पीरियड चाहिए, आपको एक समय निकालना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया जिससे आपको गुस्सा आ गया, तो आप क्या करो कि उस वक्त गहरी गहरी सांसें लो, खूब गहरी सांस खींचो और छोड़ो, गहरी सांस लो और खींचो और छोड़ो, और सांस लेने में और छोड़ने के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, एक छोटा सा गैप आता है जब आप सांस लेते हो और छोड़ते हो। उस गैप को आज 5, 7, 10 साइकिल में वॉच कर लो। एक साइकिल में 2 गैप होते हैं, एक सांस लेने में और छोड़ने के बीच में गैप होगा, एक छोड़ने और लेने के बीच में फिर एक दूसरा गैप आ जाएगा। इन दोनों गैप को आप माइंड करो, माइंड द गैप। काउंट करना है? नहीं, आप सिर्फ देखो, गैप को देखो, सांस को ज्यादा चेंज भी मत करो, सांस थोड़ी सी गहरी कर लो, उसको देखो। अगर आप 5-7 बार अपनी सांस को देख लोगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जिक्र है 5 बॉडीज का, 5 बॉडीज का। एक को तो हम आनंदमय कोशा कहते हैं, जो कि हमारी ये बॉडी है, ये जो है। दूसरी जो है ये मनमय कोशा है, जो कि माइंड वाली बॉडी है। तीसरी जो है प्राणमय कोशा है, जो एनर्जी है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चल सकता। इसके अलावा भी 2 बॉडीज हैं, एस्ट्रल बॉडी है और फाइनल ब्लिस बॉडी है। तो आप ब्लिस बॉडी के अगर टच में आ गए तो आपको अपना पूरा जो है आप क्या हो, आपको इस बात का पूरा पता चल जाएगा। तो ब्लिस बॉडी में टच में आ गए तो आपकी जितनी समस्याएं हैं सारी बॉडी और माइंड की है, इसके अलावा कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। अगर आपको अपना ट्रू सेल्फ पता चल जाएगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो गया। लेकिन इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा अपना ट्रू सेल्फ करने के लिए। अगर आपको इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करना है, सिर्फ आपको सरवाइव करना है इस दुनिया में, तो जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, दारू पियो, मेडिसिन लो, और जो करना है आपको करो, मीट खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, जो मर्जी करना है करो। लेकिन अगर आपको इस बॉडी और माइंड के बियॉन्ड आपको जाना है, तब आपको थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, खाना आपको चूजी होना है ताकि आप पूरा एक्टिव ले लो। हम लोगों की अगर आप औकात देखो, एक इतनी बड़ी सृष्टि है, इसमें अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि भाई सन है, मून है, अर्थ है, सैटर्न है, मरकरी है, ये पूरा का पूरा अगर गायब भी हो जाए तो सृष्टि को नहीं पता चलेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस मिल्की वे के अंदर एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ। उस छोटे से प्लैनेट में एक छोटी सी कंट्री है इंडिया, और इंडिया के अंदर एक छोटा सा शहर है नोएडा। नोएडा के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाए बैठे हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। वी आर बबल्स। सिर्फ ये है कि कुछ छोटे बबल हैं, कुछ बड़े बबल हैं। तो कोशिश यही करो कि बड़े से बड़े बबल हो। बड़े से बड़े बबल का मतलब जिंदगी को पूरे दोनों हाथ से जियो, दोनों हाथ से जियो और खुशी से जियो। बी अ बिग बबल। आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं वो पानी में जो है सोप डाल के बबल बुलाते हैं, एक बड़ा बबल बन जाता है, एक छोटा बबल बन जाता है, लेकिन थोड़ी देर में फट जाते हैं। वही हम लोग की औकात है। अगर आप सीरियसली देखो तो छोटा बड़ा फटना तो है ही है, हर एक को फटना है। लेकिन जब इस दुनिया में आए हो तो एक बड़ा बबल बन के जियो, जितना मतलब पूरी तरीके से जी सकते हो बड़ा बबल बन के जियो। यही जीने का तरीका है। तो आज हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली सर से। सर ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज हमें दिया कि स्ट्रेस क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए अच्छे कि साइकिल कैसे चलता है। हम किसी के
हम कनेक्टेड होते हैं हर किसी से, इसलिए किसी को हमें डांटना या फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें जितने प्यार से हो सके उतने अच्छे से समझाना चाहिए, जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक लाइक सर के एग्जांपल में दिया जाए तो एक बबल है, जैसा कि सर ने बताया। तो वो एक बबल को कनेक्ट करते हुए मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके काम डाउन, रिलैक्स और हमेशा खुश रहिए और एक्सरसाइज करिए। और डिप्रेशन हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो, सबसे बड़ी चीज़ ये मेडिटेशन करिए। जैसा सर का कहना है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी टाइम निकालिए लेकिन मेडिटेशन जरूर करिए, चाहे वो कहीं भी करिए। आप अपना स्पेस, आपका टाइम जो भी है वो अपने हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। आपके साथ आपका कोई कमेंट या फिर कुछ और कुछ जानना चाहते हैं सर से, कुछ और पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जिसमें आप सर के पास जैसे ही टाइम होता है वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चीज़ उसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या चीज़ें हम किन प्रॉब्लम से कैसे किस तरीके से सॉल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होती है बॉडी के लिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।